Hello friends, I welcome you to my YouTube channel The Text Blueprint। The Text Blueprint में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो डिफरेंट टाइप के टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ। Today we are going to learn two different aspects but interesting as well। तो पहले हमें ये देखना है कि हमें अकाउंटिंग एंट्री कब पास करनी है, कब रिकॉर्ड करनी है। व्हेन टू पास अकाउंटिंग एंट्रीज, इज देयर एनी सेट रूल फॉर दिस? द आंसर इज यस। तो आपको अकाउंटिंग एंट्री कब रिकॉर्ड करनी है, इसके लिए एक सिंपल सा थंब रूल है। अगर ये थंब रूल आप सीख गए तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एंट्री रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है। तो इट्स अ 3 स्टेप वेरिफिकेशन एंड ऑल द 3 steps answer should be in positive yes if you are recording transaction under the mercantile basis। कैश बेस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर आप मर्केंटाइल बेस पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो कि मेजोरिटी केस में होती है, तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर ये आंसर यस आया तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो, और रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी आपको। तो पहला क्या है, देयर मस्ट बी अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट। कोई ना कोई ट्रांजेक्शन या इवेंट होनी चाहिए जिसे आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो पहला तो कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई लेन देन हुआ है। इवेंट का मतलब है देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मनी और गुड्स, बट स्टिल देर इज एन इवेंट। जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, आपके पास किसी भी यूटिलिटी का बिल आया, और जिसकी ड्यू डेट आज से 10 दिन के बाद है। When you are going to record this transaction, you have to record the transaction today itself। जब आज बिल आया है तो आपको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हालांकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। although there is no transaction taken place but it is an event and you have to record it। ये इवेंट है कि आपके पास एक लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन आ गई है, और आपको प्रूडेंस कंसेप्ट का याद होगा। तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहती है लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस शैल बी रिकॉर्डेड व्हेन दे केम टू नो। तो आपको लाइबिलिटी और एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जैसे ही आपको पता लग जाए, एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट। तो आपके पास जब आज यूटिलिटी बिल आया है जिसकी ड्यू डेट आज से 10 दिन बाद है, तो आपको आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवेंट। एंड इन सब्सिक्वेंट डेज, within next 10 days, when you will make the payment of that electricity or other utility bill, it will be treated as transaction and you will record it again। तो आपको कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन होनी चाहिए फॉर रिकॉर्डिंग द एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री। सेकंड में, द ट्रांजैक्शन और इवेंट मस्ट हैव ए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एट द सेम टाइम और मे बी लेटर। जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया कि आपके पास एक यूटिलिटी बिल आया है आज की डेट में, जिसकी ड्यू डेट आज से 10 दिन बाद है। तो ड्यू डेट आने 10 दिन बाद होने पे आज अपने इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल की पेमेंट नहीं करी है, बट दैट बिल हैज अ वैल्यू ऑफ एन अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन। आपको बिल अमाउंट होता है, बिल पे अमाउंट लिखा होता है कितना बिल पे करना है। तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इम्प्लीकेशन आज हो या सम टाइम लेटर के लिए हो, तो आपको रिकॉर्ड कर सकते हो। उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, पैसे का, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के आउटफ्लो होने का ऑब्लिगेशन होना चाहिए, उसमें कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो भी आप रिकॉर्ड करोगे। तीसरी है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू माय अकाउंटिंग एंटिटी फॉर रिकॉर्डिंग इज बीइंग डन। मतलब मैं उस, ये जो ट्रांजैक्शन या इवेंट हुई है वो मेरी उस अकाउंटिंग एंटिटी, उस बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए जिसकी मैं अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूँ। तो अगर तीन कंडीशन के आंसर यस आते हैं तो आप अकाउंटिंग एंट्री करोगे। पहला, इट देयर मस्ट बी एन इवेंट और ट्रांजेक्शन, इट मस्ट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू, उसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी रिलेटेड टू माय बिजनेस, माय अकाउंटिंग एंटिटी। तो पहली तो ये कंसेप्ट था कि आपको कब अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अब दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि आपने बहुत सारी अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन पढ़ी होंगी, सुनी होंगी,
आपको उस अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन को आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट में कहाँ रिफ्लेक्शन आता है, ये शायद ना पता हो, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट सेज ओनर एंड ओन बिजनेस आर टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट कहती है बिजनेस और बिजनेस के मालिक दोनों अलग अलग लोग हैं फॉर द अकाउंटिंग पर्पजेज। हम ओनर के जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है, इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सारे पैसे को हम क्या मानते हैं, कैपिटल। एंड कैपिटल कम्स अंडर द हेड ऑफ लाइबिलिटी। जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी के अंदर एक लाइन आइटम होती है। जिसका बिजनेस है उसी का पैसा हम उसी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट की वजह से ही कैपिटल लाइबिलिटी में दिखाई जाती है, बिकॉज कैपिटल इज कंसिडर्ड मनी रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पार्टी विच इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का इम्पैक्ट होता है आपकी बैलेंस शीट पे। दूसरी एक कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। अगेन आई एम सेइंग इट शुड बी ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मैचिंग कंसेप्ट कहती है कि रेवेन्यू और खर्चे, इनकम और खर्चे सेम अकाउंटिंग पीरियड के होने चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है transaction must fall for the revenue side or from the expense side. All the transaction must fall within a accounting period, that is from 1st April to 31st March। इस पीरियड के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों का अकाउंटिंग पीरियड मैच करता हुआ होना चाहिए। कोई किसी ऐसा नहीं हो सकता कि हम रेवेन्यू जो है या सेल्स जो है अप्रैल से लेके फरवरी तक की रिकॉर्ड करें, और जो एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंसेस को हम अप्रैल से लेके मार्च तक रिकॉर्ड करें। तो दिस इज नॉट द सेम अकाउंटिंग पीरियड, वी आर नॉट फॉलोइंग मैचिंग कंसेप्ट इन सच अ केस। बट ऐसा हो सकता है कि आपके पास फरवरी के बाद मार्च के महीने में कोई सेल्स ही नहीं हुई। मार्च के महीने की सेल्स मान लीजिए आपकी नील है, मार्च की सेल नील है, नील। तो मार्च की सेल है नहीं, तो अब हम मार्च की सेल नहीं हुई तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने 11 महीने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है। हमने रेवेन्यू पूरे 12 महीने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है। बाई चांस की बात है कि मार्च के महीने की सेल्स नील है, तो अब हम मैचिंग कंसेप्ट को रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को बराबर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई खर्चा होना रेवेन्यू होना जरूरी नहीं है, बट अकाउंटिंग पीरियड, आप किसी अकाउंटिंग पीरियड में किसी महीने में सेल नहीं है, एक्सपेंस नहीं हुए, फिक्स कॉस्ट आपके पास मान लीजिए है नहीं, और वेरिएबल कॉस्ट में कोई उस महीने में खर्चा आया नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑल द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फॉर द सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो मैचिंग कंसेप्ट का एक तो चीज ये है। दूसरा, आपको जान के शायद हैरानी होगी कि हम डेप्रीसिएशन भी इसीलिए चार्ज करते हैं कि हम मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। आप प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या ये बात आपको पता थी कि हम वी आर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट। अगर आपको पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता थी तो प्लीज आप ये जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, जैसे कि आपने पिछले 3 वीडियो में आप कमेंट्स दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो ऑल्सो। क्या आपको ये पता है कि आप डेप्रीसिएशन ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट चार्ज कर रहे हो, या आपको अभी तक डेप्रीसिएशन के बारे में यही पता था कि वी आर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन द एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर इन द एसेट्स। जहाँ तक मुझे पता है, ज़्यादातर लोगों की कंसेप्ट यही है कि डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड
ड्यू टू वियर एंड टीयर इन फिक्स्ड एसेट्स। बट ये बात कंप्लीटली सच नहीं है। ये वाली बात कंप्लीटली सच नहीं है। हम डेप्रिसिएशन केवल इस वजह से चार्ज नहीं करते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मैचिंग कंसेप्ट की वजह से। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, लेट एज्यूम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फिक्स एसेट्स पे। लेट एज्यूम अ मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹10 लाख। आपने 10 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी और इसकी लाइफ जो है इज 10 ईयर्स। ये मशीन बिजनेस में 10 साल चलेगी। तो 10 लाख रुपए की मशीन खरीदने पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, नो डाउट, पैसे जाएंगे। अमाउंट खर्च तो हुआ है, ये बात तो ठीक है, 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो मशीन को परचेज करने में 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। क्या वो सारे के सारा यूटिलाइजेशन मशीन का 1 साल में होगा? नहीं, ये मशीन मेरे को बेनिफिट देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट देगी फॉर कमिंग 10 ईयर्स। ये 10 साल की इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, तो 10 साल तक ये मेरे को बेनिफिट देगी। सो व्हाट वी डू, वी विल अपोर्शन दिस 10 लाख रुपीज ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। हम इस 10 लाख रुपए को क्या करते हैं, अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसका पर्पस दूसरा है, वहाँ गवर्नमेंट को रेवेन्यू के चक्कर में वहाँ रेट देने पड़े हैं। बट अभी हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन जनरली क्या होता है, उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट के प्रोपोर्शन में बांट दिया जाता है। अगर कोई मशीन 1 लाख पीस बना सकती है तो मशीन की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 लाख, ऐसा ही होता है। अगर कोई मशीन 10 साल चलेगी तो मशीन की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम मशीन का हर साल का जो खर्चा बुक करेंगे वो करेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, यही करेंगे, दैट इज ₹1 लाख। तो 1 लाख रुपीज का जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल चार्ज होता रहेगा ओवर द लाइफ ऑफ एसेट। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मैचिंग कंसेप्ट, कि जितने पीरियड का रेवेन्यू है उतने पीरियड का खर्चा। इस 10 लाख की मशीन से एक फाइनेंशियल ईयर में जहां से लिया उस डेट से लेके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक एक ही साल का रेवेन्यू कमाया हमने, तो एक ही साल का खर्चा भी डाला, इसकी कॉस्ट को एक साल ही करा। एंड वी विल फॉलो द प्रैक्टिस फॉर ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। तो हु इज रिस्ट्रिक्टिंग अस टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट? मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ने बोला कि आपको उसकी एसेट का जो खर्चा है उसकी लाइफ में बांटना है। अगर आपकी एसेट की यूटिलिटी 10 साल है तो खर्चा भी 10 साल में बटेगा। दिस इज द मैचिंग कंसेप्ट। द लास्ट वन इज गोइंग कंसर्न। इट इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आप सबको पता होगा, आप सब जानते हैं, अब सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहती है कि बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। नो बिजनेस हैज एनी फोर्सिएबल एंड। बिजनेस का कोई सामने से दिखने वाला अंत नहीं होता है। बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। इज इट ओके? गोइंग कंसर्न इज लाइक दिस। बस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गोइंग कंसर्न का आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का सबसे मेजर इम्पैक्ट आता है फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे आप बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। कंसेप्ट का तो मैं आपको बता दूं, आपकी बैलेंस शीट में एक साइड लाइबिलिटी होती है, दूसरी साइड एसेट्स होती हैं। फर्दर आप लाइबिलिटी को सब्सिक्वेंटली डिवाइड करते हो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी में। उधर एसेट्स में चले जाएं तो आप एसेट्स को डिवाइड करते हो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब है दोज लायबिलिटी विच आर पेबल एटलीस्ट आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। ऐसी देनदारियां जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद पे करनी है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। फिक्स एसेट ऐसी एसेट्स होती हैं जो मेरे बिजनेस में 12 महीने या उससे ज़्यादा यूज होंगी, तो ये फिक्स एसेट हो गई। It means at the time of recognizing the assets as fixed assets
liability as long term liability, we are assuming, we are sure the business will go at least for the 12 month or more. तो हमें ये पता है कि बिजनेस अभी 12 महीने और उससे ज़्यादा चलेगा, तभी हमारी बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दिखती है, तभी हमारे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट दिखती है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारी एसेट्स की लाइफ 12 महीने से ज़्यादा है। तो बिजनेस ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं, ये बंटवारा करा है। अगर मेरा बिजनेस मान लीजिए किसी गवर्नमेंट पॉलिसी और व्हाट्सएवर द रीजन मेरे बिजनेस की लाइफ, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए देर इज अ ड्यू पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी में चेंज आया जिसकी वजह से मेरी इंडस्ट्री को बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, और एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आई हैव टू शट डाउन माय बिजनेस कंप्लीटली विद इन 8 मंथ। यानी कि अब मेरे बिजनेस की पोजीशन जो लाइफ है वो 8 महीने की है। इट मीन्स माई बिजनेस विल नॉट रन मोर देन 8 मंथ। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फेल हो गई यहाँ पर। अब मेरा बिजनेस 8 महीने से ज़्यादा चल नहीं पाएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी है, बंद करना ही पड़ेगा, कोई सब्सिट्यूट नहीं है, कोई अदर वे नहीं बचा। लेकिन इन जस्ट प्रीवियस ईयर, पिछले साल में मैंने एक मशीन खरीदी थी जो 10 लाख रुपए की ली थी और जिसकी लाइफ 10 साल थी। एक मशीन खरीदी जिसकी 10 लाख रुपए की कॉस्ट थी और 10 साल उस मशीन ने चलना था। अब जब मैं, मान लीजिए बात हो रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की, दिस इज बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो जब मैं 24-25 की बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च 2025 की डेट में, क्या मेरी बुक्स में, मेरी बैलेंस शीट में ये मशीन एज फिक्स एसेट आ सकती है या नहीं? तो आंसर इज नो। मशीन की लाइफ अभी 1 साल हुई है, केवल 9 साल बची है, नो डाउट, बट माई बिजनेस हैज ओनली 8 मंथ रिमेनिंग लाइफ। तो बिजनेस की लाइफ केवल 8 मंथ्स है, और मशीन की लाइफ 9 साल भी हो, 10 साल भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस मशीन विल बी कंसिडर्ड एज करंट एसेट्स और लिक्विडेटेड। आज अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें बिजनेस फोर्सिएबल एंड की ओर दिख रहा है, तो आपकी बैलेंस शीट में न तो कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बचेगी, न कोई फिक्स एसेट बचेगी। ऑल द लाइन आइटम्स मस्ट बी कंसिडर्ड इन द लिक्विडेटेड पोजीशन और एज हेल्ड फॉर सेल। तो लाइफ ऑफ एसेट डिपेंड करती है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के सर्वाइवल पर। लाइफ एसेट की लाइफ बची भी है, बिजनेस की ही नहीं बची, तो गोल फिक्स एसेट कैसे हो सकता है? तो ये था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का आपकी फिनिशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। You are really appreciating my work. I'm thankful to all of you. Keep subscribing, keep sharing the video. Thanks a lot.